हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन है कक्षा 7 का पाठ 10 अकबर का युग, कब से कब तक, 1556 से 1605 तक। किताब का नाम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। किसी भी पाठ को याद करने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है पाठ को विभिन्न बिंदुओं पर तोड़कर उस पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिए जाएं और उन बहुविकल्पी प्रश्नों को बार बार पढ़ा जाए, देखा जाए, सुना जाए। पाठ अच्छी तरह आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए, उसी का सहारा लिया गया है। आपको पाठ अच्छी तरह याद हो, कंठस्थ हो, सरल और आसान भाषा में। तो पाठ 10 के विभिन्न बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बनाया गया है। इन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा हम आपको पाठ याद कराने की कोशिश करते हैं। तो बिना देरी लगाए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, किंतु उसे अस्थायी करने का कार्य किसने किया? बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, किंतु उसे अस्थायी करने का कार्य किसने किया? हुमायूं ने, बाबर ने, बैरम खान ने या जहांगीर ने? प्रश्न नंबर 1, बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, किंतु उसे अस्थायी करने का काम किसने किया? तो यहाँ आप ऑप्शन देखें। बैरम खान ने अकबर को शासक बना दिया था। अकबर को 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है और 13.5 साल की उम्र में अकबर को बैरम खान ने शासक बना दिया। तो इसलिए आपको बैरम खान ऑप्शन में रखा गया है कि आप बैरम खान और अकबर के बीच संबंध को समझ सकें। अस्थायी करने का कार्य तो अकबर ने किया है, किंतु यदि अकबर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप क्या करेंगे? तब आप बैरम खां पे जाएंगे। यदि ऑप्शन में अकबर रहेगा तब बैरम खां पे नहीं जाना है, पर ऑप्शन में अकबर नहीं रहेगा तो आपको बैरम खां पे जाना है। ये इस प्रश्न की बारीकी है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। अकबर का पूरा नाम, अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर या नसीरुद्दीन मोहम्मद अकबर? तो यहाँ ये प्रश्न 2 में समझें। अकबर तो सब में लगा दिया हूँ, पर अलाउद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसमें कोई इनके बाबा हैं, कोई इनके पिताजी हैं, कोई बाबर के नाम है, कोई हुमायूं का नाम है। अकबर इसमें लगाकर कंफ्यूज किया गया है कि आप इनमें से सही नाम ढूंढें। तो अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम क्या था? बैरम खां था, हुमायूं था, जहांगीर था या बाबर था?
तो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। अकबर के संरक्षक थे कौन? बैरम खां। हुमायूं पिता थे। जहांगीर बेटा था। बाबर दादा था, यानी हुमायूं का पिता। अब आप समझिए, तो अकबर के पिता कौन हुए? हुमायूं। यानी प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, अकबर की माँ का नाम क्या था? अकबर की माँ का नाम मेहरुन्निसा, मुमताज, रबिया दुर्रानी या हमीदा बानो बेगम। तो मेहरुन्निसा नाम था नूरजहां का। नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा। मुमताज शाहजहां की पत्नी या अर्जुमंद बानो बेगम, ये जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी थी। ये शाहजहां की पत्नी, शाहजहां की पत्नी थी। कौन? मुमताज महल। रबिया दुर्रानी औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब की ये पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी एवं अकबर की मां। हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की मां थी। अकबर की मां थी। तो आप समझिए, आप अकबर की मां का नाम क्या था? तो अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो बेगम। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। पिता की मृत्यु के समय अकबर की उम्र कितने वर्ष की थी? पिता की मृत्यु के समय अकबर की उम्र कितनी वर्ष थी? 13 वर्ष 4 माह थी, या 15 वर्ष 6 माह थी, या 17 वर्ष 8 माह थी, या 19 वर्ष 10 माह थी। अभी पिछले प्रश्नों में आपको व्याख्या में बताया कि अकबर जब गद्दी पर बैठा तो 13.5 वर्ष यानी 13 वर्ष 4 माह थी। तो यहाँ पर वही प्रश्न दिया गया है, पिता की मृत्यु के बाद अकबर की उम्र कितने वर्ष थी? तो अकबर की उम्र थी 13 वर्ष 4 माह। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। अकबर का किसके संरक्षण में राज्याभिषेक हुआ? अकबर का किसके संरक्षण में राज्याभिषेक हुआ? तानसेन के संरक्षण में राज्याभिषेक हुआ, या अकबर का राज्याभिषेक अब्दुल रहीम खान खाना के संरक्षण में हुआ, या अकबर का संरक्षण बैरम खां के संरक्षण में हुआ? अकबर का राज्याभिषेक या अकबर का राज्याभिषेक अब्दुल हमीद लाहौरी के संरक्षण में हुआ? तो प्रश्न नंबर 6, अकबर का किसके संरक्षण में राज्याभिषेक हुआ? तो ये अकबर का राज्याभिषेक हुआ था बैरम खां के संरक्षण में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे प्रश्न नंबरिंग में मिस्टेक है, कहीं कहीं 2 प्रश्न है, प्रश्न अलग हैं। आपको सब देखना है, सब कंठस्थ करना है, बार बार देखना है, नोटबुक में लिखना है। पर ये जो नंबरिंग
में बार बार आया है। तो बीच में आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10 के बाद सीधा 21 आ गया है, यानी 10 प्रश्न के नंबरिंग नहीं हुए हैं। तो उधर नंबरिंग 10 प्रश्न के छूट गए हैं, इस नंबरिंग ज़्यादा डबल हो गए हैं, तिबल हो गए हैं। तो आपको कुल मिलाकर प्रश्न 40-45 से ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। नंबरिंग में गलत है, नंबरिंग मिस्टेक हुई है, तो आप नंबरिंग में सुधार करेंगे, क्योंकि नंबरिंग में 10-10, 20-20 मिनट पे लाइट जा रही थी, नंबरिंग गलत हो गया है। तो नंबरिंग पे विशेष ध्यान देंगे, उसको नंबरिंग को आप सुधार लेंगे। और 2-3 बार सेशन को देखें पहले, जब 2-3 बार सेशन को देखेंगे बाद में नोटबुक में लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह कंठस्थ हो जाएगा पाठ। डायरेक्ट आप अगर ये सोचें कि हम लिख लें तो आपको पाठ नहीं याद हो पाएगा। आप पहले उसको देखें और देखने के बाद जब पाठ समझ में आ जाए तो आप नोटबुक में लिखें। तो चलिए प्रश्न नंबर 6, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 6, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या 1764 ईस्वी में? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6 ये भी है पर प्रश्न अलग है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, या अकबर और हेमू के बीच हुआ, या बैरम खान और आदिल शाह के बीच हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच। यहाँ यदि ये प्रश्न फिर से समझ लें, और अकबर की जगह यदि बैरम खां होता तब भी उत्तर आपका सी ही सही होता। यहाँ पे समझें, राजा कौन थे दोनों पक्ष के? एक तरफ राजा थे अकबर, दूसरी तरफ राजा थे आदिल शाह सूर। पर लड़ाई किसके बीच हुई? अकबर की ओर से बैरम खां लड़ रहा था और आदिल शाह सूर की ओर से हेमू लड़ रहा था। यही समझाने के लिए अकबर और हेमू के बीच यहाँ ऑप्शन दिया। बैरम खान और आदिल शाह के बीच युद्ध हुआ, ये ऑप्शन में रखा। तो आप समझें बैरम खान और हेमू, बैरम खां अकबर, हेमू आदिल शाह सूर, ये लड़ाई हुई बैरम खां और हेमू के बीच। पर ऑप्शन आप किस पर सही जाएंगे? तो मेन रूप से अकबर की जीत हुई है, बैरम खां की जीत हुई है, हेमू हार गया है और आदिल शाह सूर नाम मात्र का शासक था। तो उत्तर आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, अकबर और हेमू के बीच। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। फिर है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न अलग है। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? सीधे संघर्ष करने की नीति अपनाई, वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई, अधीनता स्वीकार करने की नीति अपनाई,
शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई, या उपरोक्त सभी नीतियां अकबर ने अपनाई। प्रश्न नंबर 6, अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो ये नीति अपनाई थे, सीधे संघर्ष करने की नीति अपनाई थी, वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई थी, अधीनता स्वीकार करने की नीति अपनाई थी, शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई थी। तो इस प्रकार जब सभी नीतियां अपनाई है तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी नीतियां अकबर ने अपनाई थीं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। दक्षिण में अकबर का किससे युद्ध हुआ? दक्षिण में अकबर का किससे युद्ध हुआ? बहमनी के स्थापनाकार हसन गंगू से हुआ, या अहमदनगर की रानी चंद बीबी से हुआ, या अहमदनगर के हुसैन शाह से हुआ, या गोलकुंडा के अली वर्दी से हुआ? प्रश्न नंबर 7, दक्षिण में अकबर का युद्ध किससे हुआ था? तो दक्षिण में अकबर का युद्ध हुआ था अहमदनगर की रानी चांद बीबी से। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। अकबर ने गोंडवाना मध्य प्रदेश के किस शासक को हराया? अकबर ने गोंडवाना मध्य प्रदेश के किस शासक को हराया? चांद बीबी को हराया, या रानी दुर्गावती को हराया, या रानी अहिल्याबाई को हराया, या रानी करुणावती को हराया? प्रश्न नंबर 8, अकबर ने गोंडवाना मध्य प्रदेश के किस शासक को हराया? तो अकबर ने गोंडवाना यानी मध्य प्रदेश के शासक रानी दुर्गावती, उस समय वहाँ की शासका जो थी रानी दुर्गावती थी, और रानी दुर्गावती को हराया था। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। अकबर कालीन प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण की देखभाल कौन करता था? अकबर कालीन प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण की देखभाल कौन करता था? दीवान करता था, या कोतवाल करता था, या कानूनगो, या चौकीदार? तो दीवान या वजीर, दीवान या वजीर दोनों यहाँ पे समझ लें। अकबर कालीन प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण की देखभाल दीवान और वजीर करता था, दीवान और वजीर करता था। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीवान या वजीर। वजीर भी नोटबुक में लिख लेंगे, समझ भी लेंगे, दीवान या वजीर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, अकबर कालीन प्रांतीय कानूनी एवं फौजदारी मुकदमे कौन देखता था? अकबर कालीन प्रांतीय कानूनी एवं फौजदारी मुकदमे कौन देखता था? प्रांतीय दीवान देखता था, सूबेदार देखता था, कोतवाल देखता था, या सिकदार देखता था? प्रश्न नंबर 9, अकबर कालीन प्रांतीय कानूनी एवं फौजदारी मुकदमे
कौन देखता था? तो अकबर कालीन प्रांतीय कानूनी एवं फौजदारी मुकदमे सूबेदार देखता था। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। अकबर के काल में प्रांतीय नगर का प्रशासन कौन देखता था? अकबर के काल में प्रांतीय नगर का प्रशासन कौन देखता था? वजीर देखता था, या सूबेदार देखता था, या दीवान देखता था, या कोतवाल देखता था? अकबर के काल में प्रांतीय नगर का प्रशासन कौन देखता था? तो अकबर के काल में प्रांतीय नगर का प्रशासन कोतवाल देखता था। कोतवाल। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर जो आपको बता रहा था मिस्टेक हुई, 10 के बाद सीधा 21 पे आ गए हैं, उधर डबल टिबल नंबरिंग है। तो इसी चीज़ की, इसी बात की आपसे चर्चा कर रहे थे कि नंबरिंग में लाइट बार बार आने जाने के कारण मिस्टेक हुई। नंबरिंग आप सुधारेंगे, पर प्रश्न सारे अलग हैं और सभी प्रश्नों को 2-3 बार ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बाद में नोटबुक में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 21, अकबर के काल में प्रांतीय राजस्व वसूली आय व्यय का विवरण कौन रखता था? प्रश्न नंबर 21, अकबर के काल में प्रांतीय राजस्व वसूली आय व्यय का विवरण कौन रखता था? तो प्रांतीय दीवान रखता था, या सूबेदार, या कोतवाल, या सिकदार? तो अभी केंद्रीय प्रशासन में राजस्व वसूली कौन देखता था? वजीर या दीवान? अब यहाँ पे आ गई बात प्रांतीय राजस्व वसूली के आय व्यय का विवरण। तो प्रांतीय राजस्व वसूली के आय व्यय का विवरण रखने वाला शासक होता था, विवरण रखने वाला मंत्री होता था, अधिकारी होता था प्रांतीय दीवान। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। अकबर के काल में परगना का कानून एवं व्यवस्था कौन देखता था? अकबर के काल में परगना का कानून एवं व्यवस्था कौन देखता था? सिकदार देखता था, आमिल देखता था, कानून गो देखता था, फौजदार देखता था? प्रश्न नंबर 22, अकबर के काल में परगना का कानून एवं व्यवस्था कौन देखता था? सिकदार, आमिल, कानून गो, या फौजदार? तो अकबर के काल में परगना का कानून एवं व्यवस्था देखता था सिकदार। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। अकबर के काल में परगना में राजस्व वसूली का कार्य कौन करता था? अकबर के काल में परगना में राजस्व वसूली का कार्य कौन करता था? सिकदार करता था, आमिल करता था, कानून गो करता था, या फौजदार करता था? तो अकबर के काल में परगना में वसूली का कार्य आमिल करते थे। आमिल। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। अकबर के काल में परगने में उपज एवं राजस्व का विवरण कौन रखता था? अकबर के काल में परगने में उपज एवं राजस्व का विवरण कौन रखता था? कानून गो रखता था,
फौजदार रखता था, दीवान रखता था या वजीर रखता था। तो अकबर के काल में परगने में उपज एवं राजस्व का विवरण कानून गो रखता था। कानून गो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कानून गो। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। अकबर कालीन गांव की कानून व्यवस्था कौन देखता था? अकबर कालीन गांव की कानून व्यवस्था कौन देखता था? मुकद्दम देखते थे, पटवारी देखते थे, चौकीदार देखते थे या आमिल देखते थे। प्रश्न नंबर 25 अकबर कालीन गांव की कानून व्यवस्था कौन देखता था? मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार या आमिल? तो अकबर कालीन गांव की कानून व्यवस्था देखने वाले थे मुकद्दम या प्रधान। मुकद्दम या प्रधान। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। अकबर कालीन गांव का राजस्व का विवरण कौन रखता था? अकबर कालीन गांव का राजस्व का विवरण कौन रखता था? मुकद्दम रखता था या पटवारी रखता था या चौकीदार रखता था या कोतवाल रखता था? प्रश्न नंबर 26 अकबर कालीन गांव का राजस्व का विवरण कौन रखता था? तो ये राजस्व का विवरण रखता थे पटवारी। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अकबर कालीन गांव का राजस्व का विवरण पटवारी रखता था। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पर प्रश्न अलग है। अकबर कालीन गांव की सुरक्षा का दायित्व किस पर था? अकबर कालीन गांव की सुरक्षा का दायित्व किस पर था? बादशाह पर था, वजीर पर था, कोतवाल पर था या चौकीदार पर था? प्रश्न नंबर 26 अकबर कालीन गांव की सुरक्षा का दायित्व किस पर था? तो अकबर कालीन गांव की सुरक्षा का दायित्व चौकीदार पर था। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, चौकीदार पर था। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया? किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया? बाबर ने लागू किया या हुमायूं ने लागू किया या अकबर ने लागू किया या जहांगीर ने लागू किया? तो मनसबदारी व्यवस्था लागू करने वाला शासक था अकबर। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? प्रश्न नंबर 28 अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? ऑप्शन देखें ध्यानपूर्वक। अकबर, ऑप्शन ए अकबर बिना शक्तिशाली सेना के साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता था। अकबर अपनी सेना पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। ऑप्शन सी सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना था।
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कार्य मनसबदारी व्यवस्था के तहत किया गया था, या उपर्युक्त सभी कार्य मनसबदारी व्यवस्था स्थापित करके उसको प्राप्त करना था, या मनसबदारी व्यवस्था का उद्देश्य सभी कार्यों को करना था। तो फिर से अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? क्योंकि अकबर बिना शक्तिशाली सेना के साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकता था, इसलिए लागू की गई। अकबर अपनी सेना पर अधिकार बनाए रखना चाहता था, इसलिए की गई। ऑप्शन सी सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना था, इसलिए की गई। उपर्युक्त सभी कार्य मनसबदारी व्यवस्था के तहत किया गया था। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कार्य मनसबदारी व्यवस्था के तहत किया गया था। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। मनसब का अर्थ क्या है? मनसब का अर्थ क्या है? पद है, प्रतिष्ठा है, ओहदा है, या उपर्युक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 29, मनसब का अर्थ क्या है? पद है, प्रतिष्ठा है, ओहदा है, या उपर्युक्त सभी है। तो मनसब का अर्थ है पद, प्रतिष्ठा और ओहदा, यानी प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। सबसे छोटा मनसब कितने का होता था? सबसे छोटा मनसब कितने का होता था? 10 का होता था, 20 का होता था, 40 का होता था, या 80 का होता था। प्रश्न नंबर 23, सबसे छोटा मनसब कितने का होता था? 10 का, 20 का, 40 का, या 80 का? तो सबसे छोटा मनसब होता था 10 का। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, सबसे बड़ा मनसब कितने का होता था? सबसे बड़ा मनसब कितने का होता था? 3000 का होता था, या 6000 का होता था, या 8000 का होता था, या 10,000 का होता था। प्रश्न नंबर 31, सबसे बड़ा मनसब कितने का होता था? 3000 का, 6000 का, 8000 का, या 10,000 का? तो सबसे बड़ा मनसब होता था 10,000 का। सबसे बड़ा मनसब होता था 10,000 का। हाँ, बाद में 12,000 का भी मनसब कर दिया गया था। बाद में 12,000 का भी मनसब कर दिया गया था। पर अभी आपका जो उत्तर सही होगा प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, मनसबदार के क्या कार्य थे? मनसबदार के क्या कार्य थे? ऑप्शन देखें। बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ कोई विद्रोह करे तो विद्रोह दबाते थे। बादशाह के खिलाफ कोई विद्रोह करे तो विद्रोह दबाते थे। ऑप्शन सी मुगल साम्राज्य की रक्षा करना
और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज फैलाना भी मनसबदारों का काम था। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना काम था और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज फैलाना भी मनसबदारों का काम था। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी काम मनसबदार करते थे। मनसबदार के क्या कार्य थे? फिर से ऑप्शन देख लें। मनसबदार के कार्य थे बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। ये मनसबदार बादशाह के खिलाफ कोई विद्रोह हो तो उस विद्रोह को ये मनसबदार दबाते थे। ऑप्शन सी, मुगल साम्राज्य की रक्षा करना मनसबदारों का कार्य था और दूसरे क्षेत्र में मुगल वंश का राज फैलाना, मुगल वंश का राज फैलाना मुगल वंश का राज फैलाना भी मनसबदारों का कार्य था। तो जब ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी काम मनसबदार करते थे। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 32, अकबर ने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा जोखा बनाने का कार्य किसे सौंपा? प्रश्न नंबर 32, अकबर ने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा जोखा बनाने का कार्य किसे सौंपा था? तानसेन को सौंपा था या मुल्ला दो प्याजा को सौंपा था या टोडरमल को सौंपा था या मान सिंह को सौंपा था? अकबर ने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा जोखा बनाने का कार्य किसे सौंपा था? तो लगान का लेखा जोखा बनाने का कार्य सौंपा था टोडरमल को। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। अकबर के शासनकाल में भूकर अकबर के शासनकाल में भूकर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की भूमि पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश किसके द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 33, अकबर के शासनकाल में भूकर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की भूमि की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश किसके द्वारा की गई? ऑप्शन देखें। गज ये इलाही के द्वारा, गज ये सिकंदरी के द्वारा, गज ये शेर शाही के द्वारा या गज ये अकबर शाही के द्वारा। प्रश्न नंबर 33, अकबर के शासनकाल में भूकर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की भूमि की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश किसके द्वारा की गई? तो भूमि की पैमाइश की गई थी गज ए इलाही के द्वारा। गज ए इलाही के द्वारा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 ही है पर प्रश्न अलग है। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। एक बीघा कितने लंबा और कितना चौड़ा होता था? प्रश्न नंबर 33, खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। एक बीघा
कितना लंबा और कितना चौड़ा होता था। ऑप्शन देखें, 10 गज लंबा, 40 गज लंबा, 40 गज चौड़ा होता था, 60 गज लंबा, 60 गज चौड़ा होता था, 80 गज चौड़ा, 80 गज लंबा होता था, 90 गज लंबा, 90 गज चौड़ा होता था। फिर से प्रश्न को देखें। खेत के माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। 1 बीघा कितना लंबा और कितना चौड़ा होता था। ऑप्शन ए 40 गज लंबा और 40 गज चौड़ा होता था। ऑप्शन बी 60 गज लंबा, 60 गज चौड़ा होता था। ऑप्शन सी 80 गज चौड़ा, 80 गज लंबा होता था। ऑप्शन डी 90 गज लंबा, 90 गज चौड़ा होता था। तो 1 बीघा 60 गज लंबा, 60 गज चौड़ा होता था। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 यहाँ भी है पर प्रश्न अलग है। ये मिस्टेक बता चुका हूँ, लाइट बार बार आ जा रही थी, इसमें बहुत दिक्कतें आई, फिर भी कोशिश करके ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ। तो नंबरिंग में मिस्टेक है, प्रश्न सब अलग हैं, प्रश्न आपको सब बार बार देखने हैं। और जैसा कि आपको बताया, सेशन को 2-3 बार देखें, जब समझ में आ जाए तब आप नोटबुक में लिखें। प्रश्न नंबर 33 देखें। अकबर के शासनकाल में राज्य की आय के साधन कौन से थे। अकबर के शासनकाल में राज्य की आय के साधन कौन से थे। ऑप्शन भूमि का लगान, व्यापार पर कर, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अकबर के शासनकाल में राज्य की आय का साधन था भूमि पर कर लगाना या भूमि पर लगान लगाना और व्यापार पर कर, यानी दोनों सही हैं। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। अकबर के शासनकाल में किसानों से उपज का कितना भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। प्रश्न नंबर 34। अकबर के शासनकाल में किसानों से उपज का कितना भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। ऑप्शन देखते हैं। उपज का 1/3 भाग, उपज का 2/3 भाग, उपज का आधा भाग, उपज का 40वां भाग। प्रश्न नंबर 34। अकबर के शासनकाल में किसानों से उपज का कितना भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। तो उपज का 1/3 भाग, उपज का 2/3 भाग, उपज का आधा भाग या उपज का 40वां भाग। तो अकबर के शासनकाल में किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था, 1/3 भाग। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35। अकबर ने सामाजिक सामंजस्य के लिए क्या प्रयास किया। अकबर ने सामाजिक सामंजस्य के लिए क्या प्रयास किया। ऑप्शन देखें। अकबर ने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। अकबर ने
अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी राजपूतों से। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अकबर ने व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। अकबर ने उपर्युक्त सभी कार्य किया। तो प्रश्न 35, अकबर ने सामाजिक सामंजस्य के लिए क्या प्रयास किया? तो अकबर ने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अकबर ने व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। तो जब अकबर ने ये ABC यानी तीनों ऑप्शन सही है, सभी कार्य किए सामाजिक सामंजस्य के लिए, तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अकबर ने उपर्युक्त सभी कार्य किया। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर ये भी 35 है, पर प्रश्न अलग है। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का पता किससे चलता है? अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का पता किससे चलता है? इबादत खाना से, दीन ए इलाही से, सुलह कुल की नीति से, या अकबर के 9 रत्नों से? प्रश्न नंबर 35, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का पता किससे चलता है? इबादत खाना से, दीन ए इलाही से, सुलह कुल की नीति से, या अकबर के 9 रत्नों से? तो देखिए, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का पता इन सभी से चलता है, पर 4 ऑप्शन हैं। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही सटीक उत्तर होगा, आपको ये पता लगाना है। तो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का पता किससे चलता है? तो ये इबादत खाना से पता चलता है। प्रश्न नंबर 35, इबादत खाना से, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, जिसकी स्थापना अकबर ने किया था, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। समझिए। तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? प्रश्न नंबर 35, बाबर ने कराया, हुमायूं ने कराया, अकबर ने कराया, या जहांगीर ने कराया? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराने वाला शासक था अकबर। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 34, अकबर ने बैरम खां की किस पुत्र को अपने नवरत्नों में शामिल किया? अकबर ने बैरम खां के किस पुत्र को अपने नवरत्नों में शामिल किया? मुल्ला दो प्याजा को शामिल किया, या अब्दुल रहीम खान खाना को शामिल किया, या राजा टोडरमल को शामिल किया, या तानसेन को शामिल किया? प्रश्न नंबर 34, अकबर ने बैरम खां के किस पुत्र को अपने नवरत्नों में शामिल किया? मुल्ला दो प्याजा को, अब्दुल रहीम खान खाना को, राजा टोडरमल को, या
तानसेन को। तो अकबर खां जो अकबर शासक बना था वो बैरम खां के संरक्षण में। बैरम खां ने ही अकबर को राजा बनाया। बाद में बैरम खां को मार दिया जाता है। बैरम खां की विधवा से अकबर निकाह कर लेता है। उन्हीं बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, यानी ये पुत्र थे बैरम खां के। पर जब उनकी माँ का निकाह अकबर से हो जाता है तो बैरम खां को मार दिया जाता है। उनकी माँ का निकाह अकबर से हो जाता है। तब अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर के द्वारा पालन पोषण किया गया एवं नवरत्नों में शामिल किया गया। तो प्रश्न है, अकबर ने बैरम खां के किस पुत्र को नवरत्नों में शामिल किया? तो वो नवरत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, अकबर ने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्म की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग की रूपरेखा बनाई। वह धार्मिक मार्ग कौन सा था? अकबर ने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्म की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग की रूपरेखा बनाई। वह धार्मिक मार्ग कौन सा था? इबादत खाना था, या दीन ए इलाही था, या सुलह कुल था, या धार्मिक सौहार्द था? प्रश्न नंबर 35, इबादत खाना, दीन ए इलाही, सुलह कुल या धार्मिक सौहार्द? तो वो धार्मिक मार्ग था दीन ए इलाही। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36, अकबर ने कई धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। निम्न में से कौन सा ग्रंथ इनमें शामिल नहीं है? अकबर ने कई धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। निम्न में से कौन सा ग्रंथ इनमें शामिल नहीं है? गीता नहीं शामिल, या महाभारत नहीं शामिल, या अथर्ववेद नहीं शामिल है, या बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र नहीं शामिल, या सिंहासन 32 नहीं शामिल, या अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, सौरभम नहीं शामिल है? प्रश्न नंबर 36, अकबर ने कई धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। निम्न में से कौन सा ग्रंथ इन फारसी अनुवादों में शामिल नहीं है? तो महाभारत, गीता, महाभारत, अथर्ववेद शामिल है, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र भी शामिल है, सिंहासन 32 भी शामिल है। यहाँ पूछ रहा शामिल नहीं, तो शामिल नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम और कादम्बरी सौरभम। अभिज्ञान शाकुंतलम और कादम्बरी सौरभम। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37, अकबर ने हिंदुओं पर से कौन सा कर हटा दिया था? अकबर ने हिंदुओं के ऊपर से कौन सा कर हटा दिया था? तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, या जजिया कर हटा दिया, या उपर्युक्त दोनों कर हटा दिया, या ऊपर में से कोई कर नहीं हटाया गया? प्रश्न नंबर 37, अकबर ने हिंदुओं पर से कौन सा कर हटा दिया? तो तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था और जजिया कर हटा दिया था।
जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर 1564 में। ये दोनों कर हटा दिया गया था, तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 38, अकबर के समय राजभाषा कौन सी थी? अकबर के समय राजभाषा कौन सी थी? उर्दू थी, फारसी थी, तुर्की थी या हिंदी थी? प्रश्न नंबर 38, अकबर के समय राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, फारसी, तुर्की या हिंदी? तो अकबर के समय राजभाषा थी फारसी। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 38 है, प्रश्न अलग है। अकबर के शासनकाल में अकबरनामा की रचना किसने की? अकबर के शासनकाल में अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की, या अब्दुल रहीम खान खाना ने की, या तानसेन ने किया, या मुल्ला दो प्याजा ने किया? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबर के शासनकाल में अकबरनामा की रचना किया था, अकबरनामा की रचना किया था अबुल फजल ने। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 39, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस शासक के समय की थी? प्रश्न नंबर 39, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस शासक के समय की थी? अकबर के समय की थी, हुमायूं के समय की थी, बाबर के समय की थी, या जहांगीर के समय की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस शासक के समय की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना अकबर के समय की थी, अकबर के समय। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 40, अकबर का प्रमुख दरबारी संगीतकार कौन था? अकबर का प्रमुख दरबारी संगीतकार कौन था? टोडरमल था, राजा मानसिंह थे, राजा बीरबल थे, या तानसेन थे? प्रश्न नंबर 40, अकबर का प्रमुख दरबारी संगीतकार कौन था? टोडरमल, राजा मानसिंह, राजा बीरबल या तानसेन? तो अकबर का प्रमुख दरबारी संगीतकार तानसेन था। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41, अकबर के दरबार में कौन से लोग नवरत्न की उपाधि प्राप्त किए थे? प्रश्न नंबर 41, अकबर के दरबार में कौन से लोग नवरत्न की उपाधि प्राप्त किए थे? ऑप्शन देखें, मुल्ला दो प्याजा, या हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, या ऑप्शन बी देखें, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, या ऑप्शन सी देखें, राजा टोडरमल, फैजी, या राजा बीरबल, या ऊपर एक सभी नवरत्न थे? तो यहाँ आप ये समझ लीजिए,
अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, राजा बीरबल। यानी 9 रत्न थे। यहाँ 9 रत्नों को यहाँ पर दिया गया है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी 9 रत्न थे। चलिए, अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है, ये तो पाठ को कंठस्थ कराने का एक सरल आसान तरीका आपके सामने रखा गया है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अभ्यास देखें। अभ्यास में प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न ए, अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? उत्तर है, अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। बैरम खां। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में अकबर और हेमू के मध्य हुआ। फिर से उत्तर देखें। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में अकबर और हेमू के मध्य हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर सी, अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? तो अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सेना को सुसंगठित किया। अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सेना को सुसंगठित किया। वित्तीय प्रबंधन, कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन तथा सभी धर्म की अच्छी बातों को लेकर दीन ए इलाही की रूपरेखा तैयार की। वित्तीय प्रबंधन, कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन तथा सभी धर्म की अच्छी बातों को लेकर दीन ए इलाही की रूपरेखा तैयार की। अकबर ने हिंदुओं पर से यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर हटा दिया आदि नीति अपनाई। साथ में राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए, युद्ध की नीति अपनाई और पद और ओहदा का लालच दिया। सभी धर्म का आदर करना शुरू कर दिया। फिर से देख लें। अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए सेना को सुसंगठित किया। वित्तीय प्रबंधन, कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन तथा सभी धर्म की अच्छी बातों को लेकर दीन ए इलाही की रूपरेखा तैयार की। अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर हटा दिया आदि काम किया और नीति अपनाई। साथ में राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए, युद्ध की नीति अपनाई और पद और ओहदा का लालच दिया। सभी धर्म का आदर करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर डी, हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ? सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में
अकबर के प्रधान सेनापति आमेर के राजा मान सिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना तथा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के बीच के मध्य युद्ध हुआ। सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर के प्रधान सेनापति आमेर के राजा मान सिंह एवं आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना तथा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के मध्य युद्ध हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ? गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ? तो गुजरात विजय से समुद्र पार से व्यापार करने के कारण, गुजरात से समुद्र पार से व्यापार करने के कारण मुगल राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। बंगाल की भूमि अधिक उपजाऊ थी। बंगाल की भूमि अधिक उपजाऊ थी, अतः बंगाल विजय से वहाँ भूमि से अच्छा खासा लगान और विदेशी व्यापार का बहुत सा कर प्राप्त होने लगा। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी कौन थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। उसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। उसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अतः मुगल सेनाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। अतः मुगल सेनाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। युद्ध का संचालन चांद बीबी ने स्वयं किया। युद्ध का संचालन चांद बीबी ने स्वयं किया और बड़ी वीरता के साथ मुगल सेना का सामना किया। विवश होकर चांद बीबी विवश होकर उसे मुगलों से संधि करनी पड़ी। विवश होकर उसे मुगलों से संधि करनी पड़ी और बरार का प्रांत मुगलों को देना पड़ा। ये संधि अस्थायी ना हो सकी। यहीं पे संधि हो गई थी। बरार का क्षेत्र अकबर को दे दिया गया था, पर ये संधि अस्थायी ना हो सकी। अतः मुगल सेना ने पुनः उस पर आक्रमण कर दिया। अतः मुगल सेना ने उस पर पुनः आक्रमण कर दिया। चांद बीबी ने असाधारण वीरता और प्रबंध संचालन के साथ शत्रु का मुकाबला किया, किंतु विश्वासघात के हाथों मारी गई। चांद बीबी ने असाधारण वीरता और प्रबंध संचालन के साथ शत्रु सेना का सामना किया, किंतु विश्वासघात के हाथों मारी गई और अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया? तो अकबर एक उदार शासक था। अकबर
एक उदार शासक था, वो सभी धर्मों का आदर करता था। उसने सभी धर्म संतों, मंदिरों, मदरसों एवं मठों को दान देना प्रारंभ कर दिया। अकबर एक उदार शासक था, वो सभी धर्म का आदर करता था। उसने सभी धर्म संतों, मंदिरों, मदरसों एवं मठों को दान देना प्रारंभ कर दिया। उसने विभिन्न धर्म की अच्छी अच्छी बातें लेकर दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। उसने किसी भी व्यक्ति को इस धर्म को मानने के लिए विवश नहीं किया। अकबर ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। राजा टोडरमल, बीरबल तथा मान सिंह उसके प्रमुख दरबारी सभासद थे। अकबर ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए। हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया तथा राजा टोडरमल, बीरबल तथा मान सिंह उसके प्रमुख दरबारी सभासद थे। बादशाह अकबर ने 16 कुल नीति अपनाई और सभी प्रकार के लोगों का मन अपने प्रति खींचा। अकबर की यह नीति मुगल साम्राज्य के संचालन में बहुत सहायक सिद्ध हुई। तभी उसका राज्यकार्य सुचारू रूप से व शांतिपूर्वक चल पाया। अकबर की यह नीति मुगल साम्राज्य के संचालन में बहुत सहायक सिद्ध हुई। तभी उसका राज्यकार्य सुचारू रूप से व शांतिपूर्वक चल पाया। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों से आपको सही उत्तर पता लगाना है। तो चांद बीबी और मुगलों के बीच हुआ? नहीं भाई, चांद बीबी और मुगलों के बीच तो नहीं हुआ, इस पे सही का निशान नहीं रहेगा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ? नहीं भाई, ये भी गलत है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच नहीं हुआ। मुगल एवं अफगानों के बीच हुआ? नहीं भाई, मुगल और अफगानों के बीच भी नहीं हुआ। फिर किसके बीच हुआ? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। हाँ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो सही का निशान लगेगा ऑप्शन डी पर। प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो किसके बीच हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ। प्रश्न ए का सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न बी देखें। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया किसने कराया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया तो किसने कराया? हुमायूं ने।
या शेर शाह ने, या अकबर ने, या खुसरो ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो सही का निशान लगेगा ऑप्शन सी पर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। प्रश्न नंबर बी का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे सही का निशान लगेगा। तो इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का यहाँ पर समापन करेंगे। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। आप सेशन को 2-3 बार देखें, समझें। जब आपकी समझ में आ जाए तो नोटबुक में भी लिख लें। तो चलते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।